चलिए पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसमें हम बात ये कर रहे थे, बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है या सदिश राशि है। जिसे हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो वो देखते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। और स्केलर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो अलग तरीके से करते हैं, और वेक्टर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो अलग तरीके से करते हैं। ताइए हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भौतिक राशि जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि। इन दोनों का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहने का मतलब ये हुआ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो तीनों है ये दोनों का अलग अलग होता है। एक को हम वेक्टर सम, मतलब कि वेक्टर के जैसा हम उसमें ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसमें एक अलजेब्रा के जैसा करते हैं। तो अलजेब्रा में तो आप जानते हैं कि इसमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर हो, कोई भी अमाउंट हो, आप सीधा उसमें ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेक्टर में डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि इसमें आप अलजेब्रा जैसा ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वेक्टर का जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, ये अलग होता है। तो इससे जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो अलग तरह से होगा। वो हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में बता दिए हैं, और आप लोग पढ़ेंगे होंगे भी कि वेक्टर का जो चैप्टर है उसमें किस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते थे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट से यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो मान लीजिए जाए कि यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो 5 न्यूटन लगा है, और पहला जो लगा है वो 5 न्यूटन, दूसरा जो लगा है वो 2 न्यूटन। तो हम कहेंगे इस पर जो नेट फोर्स लगा है, टोटल फोर्स लगा है, या फिर ये कहेंगे कि ये मूव करेगा कितने फोर्स से। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये जो मूव करेगा वो 7 न्यूटन के कारण मूव करेगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, तो सिर्फ सिंपल सा आप अलजेब्रा जैसा जोड़ दिए, नहीं। यहाँ पर हम डायरेक्शन को देख रहे हैं, देखते हुए काम कर रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, यूनि डायरेक्शन है, एक ही तरफ है। तो जब भी किसी वेक्टर को में देखे और वो एक ही डायरेक्शन में हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिंपल हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं। जैसा कि आप दूसरा देखिए कि मान ले जाए कि इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, और इधर से कोई फोर्स लगाया 2 न्यूटन। तब हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा। तो हम ये देखेंगे कि इस तरफ का जो फोर्स है ज़्यादा है, इस तरफ का फोर्स क्या है, कम है। तो ये कन्फर्म है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कहेंगे कितने फोर्स से ये मूव करेगा। तो आप ये मत कहिएगा कि 5 न्यूटन और 2 न्यूटन ये 7 न्यूटन से मूव करेगा, नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मूव करेगा वो 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये 3 न्यूटन आएगा। 3 न्यूटन के कारण ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा कि हमने देखा कि पहले वाले में क्या था कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ था, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पर हम फोर्सेस को देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर है। इस तरह से हम तीसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इस पर जो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में लगा है। चलिए ये रहा 3 न्यूटन, और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है 4 न्यूटन।
तो ये ऑब्जेक्ट ना तो पूरी तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना तो पूरी तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो मूव करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो मूव करेगा तो कितना फोर्स से मूव करेगा वो आपको देखना है। तो आप यहाँ ये भी नहीं कर सकते हैं कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो ये 7 न्यूटन का मूव करेगा, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ये जो मूव करेगा इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो वैल्यू आएगा फोर्स का, इसको आपको यहाँ पर पाइथागोरस ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वैल्यू वो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 25 और ये 5 न्यूटन आएगा। मतलब ये जो मूव करने वाला है ये 5 न्यूटन के कारण मूव करने वाला है, ना तो 4 न्यूटन के डायरेक्शन में, ना तो 3 न्यूटन के डायरेक्शन में। मतलब कह लिया जाए या ना तो एक्स डायरेक्शन में ना तो वाई डायरेक्शन मूव करेगा। ये जब भी मूव करेगा तो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मूव करेगा, और वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा। मतलब ये कह लिया जाए कि वेक्टर का जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं, ये अलजेब्रा वाला ऐड नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कंफर्म जरूर होगा कि ये जो इसमें जो एडिशन होगा ये सभी जो बता रहे हैं अभी इन 3 तरीके से जो डायरेक्शन पर डिपेंड था उस तरह से ये एडिशन नहीं होने वाला है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का, जरा देख लेते हैं। मान ली जाए कि एक वायर है, इस वायर में इस डायरेक्शन में आ रहा है 3 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट, और इस डायरेक्शन में आ रहा है 4 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये वेक्टर होता, तो अभी हम बताएं कि अगर ये वेक्टर होता है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए। तो 4 एम्पीयर और 3 एम्पीयर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम जो आना चाहिए वो घट कर आना चाहिए। मतलब 4 एम्पीयर माइनस 3 एम्पीयर 1 एम्पीयर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक तार यहाँ से ऐड कर दे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो 1 एम्पीयर आएगा, और वो आता भी नहीं है। ऐसा हम देखते हैं, अगर इस तरह से तार आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करके देखेंगे कि इधर एक तरफ से 3 एम्पीयर एक तरफ से 4 एम्पीयर, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 एम्पीयर नहीं आएगा, बल्कि वो 7 एम्पीयर आने वाला है। यहाँ पर जो आएगा ये इसमें 7 एम्पीयर आएगा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये जो एडिशन जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो अलजेब्रा का जैसा शो कर रहा है। और अलजेब्रा उसी में एप्लीकेबल होता है जो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से हम और देख लेते हैं। 3 तार को हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया वायर ए, वायर बी और वायर सी। हम क्या करते हैं, इसमें करंट सप्लाई करते हैं। चलिए, इधर से हम सप्लाई कर रहे हैं 3 एम्पियर, इस तरह सप्लाई कर रहे हैं 4 एम्पियर, और ये जो वायर है यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप सोचिएगा कि अगर ये वेक्टर होता और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट देना चाहिए था वो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो यहाँ पर देना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट वो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 25। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए वो 5 एम्पीयर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो यहाँ पर जो देता है वो 7 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट देता है, और ये जो रिजल्ट दे रहा है वो अलजेब्रा वाले कंसेप्ट से दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये चार्ज का मोशन, मूवमेंट किसी कंडक्टर के अंदर कैसे होता है वो जरा समझ लेते हैं। और हम पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ डायग्राम से। और वो डायग्राम इस तरह से है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, चालक, आप देख रहे हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बताया गया है पिछले वीडियो में
कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और नेट चार्ज क्या होता है, टोटल 0 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो छोटा छोटा है ये है आपका नेगेटिव चार्ज। और देखते हैं इधर कि दो प्लेट लगा हुआ है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो प्लेट है पॉजिटिव और एक इधर नेगेटिव। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे इस कंडक्टर के साथ तो यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर और एक नेगेटिव टर्मिनल इधर है, मतलब इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि आप अगले फिगर में देखिए आप कि इधर ये हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, हम दोनों प्लेट को हम ऐड कर दिए, मतलब इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो जैसे ही इसको कनेक्ट किए तो इसके बीच क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो गया। और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होता है, प्लस से माइनस की ओर। ये डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जैसे इसको कनेक्ट करने से होगा क्या कि आप देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। क्यों मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव है, आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन किधर मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा प्रोटॉन पॉजिटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का होगा प्रोटॉन का इस डायरेक्शन में होगा, और ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मतलब कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट का बात करें तो ये रहेगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन, और ये आपका हो जाएगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है, और यहाँ पर जो चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन किस तरफ से मूव कर रहा है, उसको कुछ हम डायग्राम से समझ लेते हैं। वो डायग्राम कुछ इस तरह से है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, और ये एक वायर है इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर है कंडक्टर, चालक, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको इस वायर से पॉजिटिव टर्मिनल को इस कंडक्टर में यहाँ ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और यहाँ पर नेगेटिव से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर हो गया है हाइयर पोटेंशियल, इधर हो गया है लोअर पोटेंशियल। तो ये इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और इस तरह से मूव करेगा इधर इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम पहले बता दिए हैं कि कन्वेंशनल
करंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन शो हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से मूव कर रहा है इधर, और यही डायरेक्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन ही क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। तो देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। चलिए आगे कुछ हम फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला दिए थे, I = Q/T। चलिए ये तो आपका हो गया पहला फॉर्मूला। यहाँ से इसी को हम और कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं कि Q जो होता है वो N ही होता है। यहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि I = Q/T। तो Q को जगह पुट करेंगे NE/by क्या T, तो यहाँ से ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला। इसी तरह से कुछ और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के ऑर्बिट में मूव करते रहता है, तो वो एक सर्कुलर पाथ है। तो आगे जो फार्मूला आने वाला है उसी से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं और उससे समझना आसान हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से कि इसमें कुछ टर्म हैं। पहला है टाइम पीरियड, इसको समझते हैं। इसका ये मतलब होता है कि एक चक्कर, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड को हम T से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ऐसा कुछ स्पीड होगा, तो मान लेते हैं स्पीड क्या है, v है। और अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो उसमें लगा टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, T कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम है, समय है, एक चक्कर लगाने में वो टाइम पीरियड T कहलाता है, तो इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो मान लेते हैं कि v है। और ये जो एक चक्कर लगाया है, तो ये डिस्टेंस जो कवर किया है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr, इसका जो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से हम यहाँ से फॉर्मूला इसको ड्राइव कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि स्पीड = जो होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो स्पीड है वो v है, और ये जो डिस्टेंस है वो 2πr है, और टाइम पीरियड T है। तो यहाँ से इसको अगर आप इस तरफ इसको लेकर चलाए तो टाइम पीरियड = हो जाएगा 2πr/v। यहाँ से ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें वही है कि टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर लगाया तो कितना टाइम लिया, वो टाइम पीरियड कहलाया। यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड में लगाया गया चक्रों की संख्या, एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना चक्कर लगा उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं f से या फिर न्यू से। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो 1/t
टी हो जाएगा, 1 सेकेंड में लगाया गया चक्रों की संख्या, तो 1/t। और अभी आप फॉर्मूला देखे हैं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/v हो जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहां पर 2πr/v, तो ये भी चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा v/2πr। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा v/2πr। ये सभी फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसमें कितना करंट बना है पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि I इज इक्वल टू जो होता है वो Q/T होता है, Q/T। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन E और टाइम पीरियड T। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि E और 1/T, और 1/T जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है E इंटू एफ। तो यहाँ से I इज इक्वल टू E इंटू एफ, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसको और अगर हम कन्वर्ट करें तो I इज इक्वल टू E, और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आया था वो v/2πr आया था, तो यहाँ से हो जाएगा EV/2πr। तो ये हो जाएगा अगला फॉर्मूला। तो यहाँ से आपके पास कुछ फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू EF और I इज इक्वल टू E/2πr, और पीछे का जो फॉर्मूला था टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v, और यहाँ से I इज इक्वल टू NE/t। ये सभी फॉर्मूला पर हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 0.1 सेकेंड में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, गति करता है, तो बताइए कि उसमें पॉइंट बिंदु ए से बिंदु बी तक, पॉइंट ए से बी तक जाने में, पास करने में कितना इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ए से बी की ओर, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर में होगा वो अभी हम बताए थे, आप आसानी से बता सकते हैं डायरेक्शन इसके बारे में। तो यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ से। इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से दिया गया है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ से आपको टाइम भी दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फार्मूला जो होता है I इज इक्वल टू Q/T, और आपको ये पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू NE/T होता है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू NE/T हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कुछ इस तरह सॉल्व कर लेंगे, n दिया गया है 10⁻20 इंटू, और इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा 0.1 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 160 एम्पियर, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा 160 एम्पियर का बनेगा। अब रही बात डायरेक्शन का, वो देख समझ लेते हैं यहाँ से। तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, और यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है। तो आप तो समझ ही गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करता है तो वो डायरेक्शन जो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन कहलाता है। और यहाँ पर जो हम जनरली जो लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो वो जस्ट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ से हो जाएगा, तो B/2A हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। अगर किसी लैम्प से 1 मिनट में
300 मिली एम्पियर विद्युत धारा पास होता है, तो बताइए कि उस लैंप में 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, गुजर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से आपको दिया गया है, पहले इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया गया है I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर। तो मिली के लिए हम लोग लिखते हैं 10⁻³ यहाँ से एम्पियर हो जाएगा। और आपको दिया गया है टाइम 1 मिनट, मतलब ये हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे I इज इक्वल टू NE/T, मतलब NE की जगह Q था तो Q जगह क्या पुट कर दिए NE। तो यहाँ से आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये T इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, E डिवाइड में चलाएगा। तो यहाँ से हम I इंटू टी इज इक्वल टू NE, इसलिए I इंटू T/E इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए N इज इक्वल टू I इंटू T/E। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I जो है वो 310⁻³ और यहाँ से टाइमिंग जो है वो 60 सेकेंड है, और बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानते ही है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर जो n आ जाएगा वो आ जाएगा 1.125 इंटू 10⁻20। इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन लैंप से पास करेगा 1 मिनट में, तब जाके 300 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन हाइड्रोजन atom and electron move in an orbit of radius 5 × 10⁻11 meter with a speed of 2.2 × 10⁻6 meter per second. Find the equivalent current। मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसका स्पीड दे दिया गया है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, उसका रेडियस भी दे दिया गया है जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो बताइए कि ऑर्बिट जब मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक करंट कितना बनेगा, वो निकालना है आपको। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहां से आपको दे दिया गया है, रेडियस दे रखा है 5 × 10⁻11 मीटर, और आपको स्पीड भी दे रखा है यहाँ से 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो निकालना आपको इलेक्ट्रिक करंट। तब इसलिए पीछे हम कुछ फार्मूला दिए थे जिसमें से ऑर्बिट वाला कंसेप्ट बताए थे कि एक अगर एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना बनाएगा। तो उसके लिए हम फार्मूला दिए थे I इज इक्वल टू E इंटू F। यहाँ पर F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला बताए थे यहाँ से हम। तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, E और फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/T होता है। तो I इज इक्वल टू E और 1/T मतलब फ्रीक्वेंसी, या फिर T का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा V/2πr। अब देखिए यहाँ से आप सभी का वैल्यू पता है, तो आप यहाँ क्या किए, पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और भी दे दिया गया है 2.2 × 10⁻6 और /2π, और रेडियस भी दे रखा है 5 × 10⁻11 मीटर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.12 × 10⁻³ एम्पियर। चलिए, तो फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द करंट इन ए कंडक्टर वेरीज विथ टाइम t एज I इज इक्वल टू 2t + 3t²। मतलब कि एक चालक में करंट जो है वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है समय के साथ, विथ टाइम, समय के साथ उस कंडक्टर में, चालक के अंदर क्या कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है
और कहता है कि 2 से 3 सेकंड, मतलब कि टाइमिंग जब 2 सेकंड है और फिर 3 सेकंड, मतलब इसके जो अंतराल है वो 1 सेकंड है। तो कहता है कि इसके दरमियान, अब 1 सेकंड होने में तो टाइम लगा हुआ, ऐसा थोड़ी है ना कि अचानक 1 सेकंड हुआ तो मतलब कि डायरेक्ट 1 सेकंड हो जाता है, जैसे उसमें होता है 0.1, 0.2, 0. एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम है। तो उसमें क्या होगा कि कंडक्टर में तो करंट चेंज हो रहा है, मतलब कि अभी मान लिया गया है कि अगर हम ले लें 1 माइक्रो सेकेंड ले लें, 1 सेकंड से भी कम है, तो 1 माइक्रो सेकेंड में मान लिया जाए कि चार इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, वो मान लीजिए 20 कूलम पास हो रहा है। 0.1 माइक्रो सेकेंड में क्या होगा, अचानक बढ़ सकता है, घट सकता है, मतलब कि कंडक्टर में जो चार्ज है वो बदल रहा है, मतलब एक ही सेकंड के अंदर उसके अंदर जो टाइमिंग है, चार्ज जो है बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो उसको हम कुछ इस तरह समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है कि एक इक्वेशन दे दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको समझा भी देते हैं यहाँ से। तो I इज इक्वल टू दिया गया है आपके पास जो इक्वेशन है 2t + 3t²। इसका क्या मतलब हुआ है कि अगर यहाँ पर टाइम अगर पहले 0 था तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 और फिर t² 0 तो 0। अगर टाइम अगर 1 सेकंड हुआ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर देंगे तो 2, और t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 तो 3, तो 2 और 3 हो जाएगा 5 एम्पियर। इसी तरह से अगर टाइम अगर ले लिया जाए 2 सेकंड ले लिया जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, देखिएगा जहाँ जहाँ t वहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 तो 12, तो यहाँ से हो गया 4 और 12 तो 16 हो जाएगा, यहाँ 16 एम्पियर हो गया। देखिए तो अगर टाइम 0 है तो 0 एम्पियर, टाइम अगर 1 सेकंड है तो इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ टाइम 2 सेकंड है तो इलेक्ट्रिक करंट जो 16 एम्पियर हो रहा है। मतलब कि हर सेकंड जो करंट है वो बढ़ रहा है, फिलहाल ये समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जो चार्ज पास हो रहा है कितना वो पता नहीं है, तो आपको निकालना है कि 2 से 3 सेकंड होने में ये टाइम पीरियड है, 2 से 3 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ है उस कंडक्टर से। तो देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपको बताया थे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 3 तरह का बताया थे, जिसमें से पहला था नियत दिश धारा, मतलब कांस्टेंट डायरेक्ट करंट था, मतलब उसमें है कि चार्ज जो पर सेकंड जो पास हो रहा है उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा, फिक्स है, कांस्टेंट है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज किए थे I = Q/T। जब वेरिएबल वो चेंज हो रहा हो, मतलब कि सेकंड के करोड़वें हिस्से में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो वहां पर होता है वो वेरिएबल डायरेक्ट करंट, परिवर्ती दिश धारा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग दिए थे। तो अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दें I = Q/T, तो आपको कोई यहाँ पर वैल्यू भी नहीं दिया गया, आप निकाल सकते हैं, इससे निकलेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I = dQ/dt, क्योंकि यहाँ पर निकलेगा एवरेज और निकालना है आपको चार्ज। तो क्या करो, यहाँ पे से dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा I dt = dq। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, dq = I × dt। तब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dq = यहाँ से इधर इंटीग्रेट करेंगे I × dt। तो यहाँ पर जो है 1 है कुछ नहीं तो, और dq, और यहाँ से I का वैल्यू आपको पहले से पता है, I का वैल्यू पहले से आपको पता है, और वो वैल्यू क्या है 2t + 3t² dt। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, q को q के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, t के रेस्पेक्ट में ये पूरे का इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप q के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा ये q, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे 2t + 3t² और dt। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो ये पूरा का निकल जाएगा इन्फिनिट टाइम के लिए। तो यहाँ पर टाइम भी दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया गया है कि आपको निकालना है 2 से 3 सेकंड के बीच, 2 से 3 सेकंड के बीच। तो ये लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। तो अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं, कैलकुलस पढ़े हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन आता होगा, तो आप यहाँ बना सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t, और यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और वही फिर डिवाइड में लिख देते हैं। फिर +3, यहाँ पावर जो है वो 2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे
तो 3 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। इसको फिर और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बच गया है वो t² और t का क्यूब, और ये 3 और 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, मतलब कहे तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, फिर माइनस होता फार्मूला से, जहाँ जहाँ टी और 2 पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, q इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, और ये 27 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ हो जाएगा 8। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 24 कूलम हो जाएगा आपका। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओम्स लॉ को देखेंगे कि ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या।